हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, जो अपनी सीरीज थी। ठीक है, आईआईटी जैम फिजिक्स और गेट फिजिक्स के लिए अपनी क्रैश कोर्स कर रहे थे। मेनली आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए है, और जो एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्रैश कोर्स है। और इसमें अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला वो डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि तुम्हारा एक प्रॉपर रिवीजन हो सके। एक टाइप से हम कह सकते हैं रिवीजन कोर्स भी है, क्रैश कोर्स है हमारे पास में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में अपने मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, मैकेनिक्स में जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास। दो टॉपिक अपने इसमें डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सेंटर ऑफ मास से, मैंने बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं आईआईटी जैम फिजिक्स के पेपर में। जो लास्ट 10 ईयर के पेपर थे, बहुत कम क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, और बाकी एंट्रेंस में मिल सकते हैं, बट आईआईटी जैम में इतने नहीं थे क्वेश्चन। बाकी जो कोलिजन है उससे काफ़ी क्वेश्चन थे। ठीक है, पर हम दोनों पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है सेंटर ऑफ मास से भी, और कोलिजन से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। पिछले साल भी बना था, रिसेंट ईयर में जो 2023 का पेपर था उसमें ही बना था। सेंटर ऑफ मास की बात करें, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, इसके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए कुछ फिक्स सेंटर ऑफ मास है जो हम प्रूफ नहीं करना, हमें डायरेक्ट याद भी रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो वो भी अपने डिस्कस करेंगे। और कोलिजन, डिफरेंट टाइप की कोलिजन, वन डायमेंशन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, और ओब्लिक कोलिजन, टू डायमेंशन कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये सारे कोलिजन के टाइप अपने डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दूंगा, वो फॉर्मूले तुम नोट कर लेना यदि तुमने नोट नहीं किए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन अपने इसके जो पीवाई की क्वेश्चन है जो जैम में पूछे गए हैं वो अपने ट्राई करेंगे। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास, बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक हमारे पास में स्पेस में एक पॉइंट होगा जिसपे हम मान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है। अब वो जो बॉडी है हमारे पास में, उसमें जो मास हो सकता है वो कंटिन्यूस मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, या डिस्क्रीट मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। कि हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मासेस का, वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो होगा हमारे पास में डिस्क्रीट, और एक होगा हमारे पास में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास में m1 m2 m3 अलग अलग मासेस है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक m1 मास है, एक m2 मास है, और एक m3 मास है। इन सभी की अलग अलग पोजीशन, इसकी पोजीशन r1 है, इसकी पोजीशन r2 है, इसकी पोजीशन r3 है। ठीक है, तो एक कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां अपने मान सकते हैं कि इन सभी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। और वो जो पॉइंट है वो उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, उस बॉडी से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने मान लिया कि वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट, इसकी जो पोजीशन है उसको हमने मान लिया RCM। तो जो RCM पोजीशन होगी वो होगी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन। जितने भी पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, लेट्स से n पार्टिकल है तो rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, तो ये याद रखना है तुम्हें। और डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट, ये m1 प्लस m2 ये टोटल बॉडी का मास है, mi ri। इस टाइप से भी अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट में बात करें एक्स वाई जेड में, तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं XCOM। डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे इसके, डिफरेंट कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn प्लस m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास में YCOM होगा। YCOM क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास में डिफरेंट इसके एलिमेंट होंगे, RCM के डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, एक एक इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल। यदि हमारे पास में टू पार्टिकल सिस्टम है तो उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वो यहां से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल है हमारे पास में। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक m1 पार्टिकल है और एक m2 पार्टिकल है,
ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो लेट्स से हमने ये ओरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये ओरिजिन ले लिया हमने 0, तो यहाँ से लेट्स से ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही लाइन पे है, तो इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये r1 डिस्टेंस ले लो, ये r2 डिस्टेंस ले लो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास से ये r1 डिस्टेंस है इसकी, ठीक है, तो r की टर्म्स में हमें r1 कैलकुलेट करना है, तो rcm हमारे पास में जो सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस होगी rcm, वो क्या होगी m1 इंटू m1 की ओरिजिन से पोजीशन 0, m1 की r1 क्या है, r1 इज द पोजीशन ऑफ m1 पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन प्लस m2, और m2 की ओरिजिन से पोजीशन जो है वो कितनी है हमारे पास में, ये सेंटर ऑफ मास है हमारे पास में, एक सेकंड रुको, इसको ये मान लो ना, इसको r1 r2 मत लो, r ही ले लो इसको सिंपल, ठीक है, तो m2 इंटू ये r डिस्टेंस, इसकी ओरिजिन से पोजीशन r अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, सेंटर ऑफ मास m2 r अपॉन m1 प्लस m2 फ्रॉम m1 मास, m1 मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, इसको तुम r1 लिख सकते हो, इसको हमने r1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अपने m2 जो इस यहां से निकालना है, तो हमारे पास में जो r2 आ जाएगा, r2 क्या है, सेंटर ऑफ मास से m2 मास की पोजीशन, वो हो जाएगा हमारे पास में r माइनस आर सी यू एम या r माइनस r1, ये लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा हमारे पास में m1 r m1 प्लस m2, तो इस टाइप से हमारे पास में डिफरेंट पोजीशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। यदि टू बॉडी हमारे पास में है तो डिपेंड करेगा कि हमने ओरिजिन कहाँ लिया है, ठीक है, ओरिजिन पे डिपेंड करेगा कि ओरिजिन कहाँ है, और जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर मास की साइड में होगा, यदि m1 की वैल्यू ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा m1 की तरफ होगा, यदि m2 की वैल्यू ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास m2 की तरफ होगा, यदि दोनों मासेस इक्वल वेट के हैं तो जो सेंटर ऑफ मास है वो r/2 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, इस टाइप से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में डिस्क्रीट सिस्टम। कंटिन्यूस सिस्टम की बात करें तो कंटिन्यूस सिस्टम में भी हमारे पास में कोई हमारे पास में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यदि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बॉडी है जिसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस, जैसे रोड हो सकती है हमारे पास में, रोड के अलावा हमारे पास में डिस्क हो सकती है, और स्फेयर हो सकता है, कोन हो सकता है, ये सभी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ये हमारे पास में ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है XYZ, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो इस पॉइंट पे है RCM, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा RCM इक्वल टू RDM अपॉन समीशन ऑफ DM, ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला होगा जो जनरल फॉर्मूला होगा, या इसको ये भी लिख सकते हो, यदि डिफरेंट कोऑर्डिनेट की बात करें XCM तो ये होगा XDM अपॉन समीशन ऑफ DM, समीशन ऑफ DM टोटल मास हो जाएगा इसका, YCOM YDM अपॉन समीशन ऑफ DM, ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है, ZDM अपॉन समीशन ऑफ DM, समीशन ऑफ DM मतलब टोटल उस रिजिड बॉडी का, जो भी टोटल बॉडी है हमारे पास में, चाहे वो रोड है चाहे वो किसी भी टाइप की कोई भी बॉडी हो सकती है, उसका टोटल मास होगा, ठीक है, और DM एक स्मॉल एलिमेंट होगा जो अपने अपने कंसीडर करेंगे, इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो DM होगा हमारे पास में। अब हमें डेंसिटी गिवन होगी, उसके बेसिस पे अपने DM फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वॉल्यूम डेंसिटी हो या सरफेस डेंसिटी हो या लाइन डेंसिटी हो, ठीक है, क्योंकि शेप पे वो डिपेंड करेगा, यदि रोड है तो लाइन डेंसिटी गिवन होगी, सरफेस है कोई हमारे पास में डिस्क है या रेक्टेंगुलर कोई सरफेस है तो सरफेस डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी गिवन होगी, यदि कोई स्फेयर है, कौन है तो वॉल्यूम डेंसिटी हमें गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग अपने करेंगे। अब कुछ हमारे पास में एलिमेंट है जिनका सेंटर ऑफ मास मैं लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ मास, और वो इन फॉर्मूले से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना और कैलकुलेट करना आ जाए तो इन फॉर्मूले का यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ
सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग किस टाइप की रिंग होती है हमारे पास में, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये वाला, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस लेट्स से आर रेडियस है, दैट इज सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सेंटर ऑफ मास के दो को, अब सेंटर ऑफ मास इस रिंग का ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस ये ओरिजिन लिया हमने, तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट तो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आधी रिंग इधर आधी रिंग इधर है, क्योंकि जो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे नहीं है कि रिंग इधर से हैवी है इधर से लाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गिवन हो तो अब तो हम फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, तुम्हें मास डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन हो सकता है, तो ये फॉर्मूला अपने यूज कर लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके आर सी ओ एम आर डी एम अपॉन समीशन ऑफ डी एम, ये फॉर्मूला यूज करके अपने इसको सॉल्व करेंगे। डीएम तुम्हें एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, और उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा दे सकता है, ठीक है, सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी नहीं, मास डेंसिटी लैम्डा गिवन हो सकती है, वो मुझे नहीं पता गिवन है या नहीं है, और गिवन हो सकती है एग्जाम में। और फिर तुम इसकी रेडियस आर है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डी थीटा, और इसका जो मास है वो डीएम है, ठीक है, तो लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा ये, यदि लैम्डा हमारे पास में मास डेंसिटी है, तो वो ये वैल्यू यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट करके, और आर के साथ में इसका क्या रिलेशन है वो पुट करके, यहाँ पे तुम स्मॉल आर लिख सकते हो, इसको कोई इशू वाली बात नहीं है, इसको स्मॉल आर लिख दो या इसको कैपिटल आर लिख दो, ठीक है, वो कॉमन ले लोगे तुम। डी थीटा 0 से 180 के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास में वाई सी ओ एम आ जाएगा। एक्स सी ओ एम तो 0 है, डायरेक्ट वाई सी ओ एम लिख सकते हैं अपने, वाई सी ओ एम, क्योंकि एक्स सी ओ एम तो 0 है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स सी ओ एम तो 0 है क्योंकि ये तो इस ओरिजिन पे ही है, और वाई सी ओ एम हमारे पास में जो निकल के आएगा वो आएगा 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई, मतलब यहाँ से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे, ये 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजिली इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, ये याद भी रखना फॉर्मूला। सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2r अपॉन पाई होगा। ऐसे ही सेमी सर्कुलर यदि डिस्क है हमारे पास में, सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क की अपनी बात करें, सेमी सर्कुलर डिस्क सेम ही होगा, बस वो डिस्क होगी हमारे पास में इस टाइप से, ये 2 डायमेंशनल सरफेस एरिया होगा इसका, यदि ये सेंटर लें अपने तो एक्स सी ओ एम तो 0 होगा, लेकिन जो वाई सी ओ एम होगा इसकी रेडियस यदि आर है, तो ये फॉर्मूला तुम याद रखना, प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, वो रिंग ले सकते हो एक एलिमेंट, और उसका सेंटर ऑफ मास ये ले सकते हो, फिर वो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, 2r अपॉन पाई याद रखना है। एनुलर हाफ डिस्क यदि है हमारे पास में, एनुलर हाफ डिस्क, ये फॉर्मूले यार कई बार डायरेक्ट एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से लिखा रहा हूँ, वैसे बहुत चांसेस कम है कि डायरेक्ट पूछा मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हें रिंग दे दी और तुम्हें वो तो सॉल्व करवाने के लिए कहेगा, बट यदि तुम्हें याद है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर डायरेक्ट याद भी रखो इन चीज़ों को, है ना, एक दो बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। एनुलर हाफ डिस्क की बात करें तो एनुलर हाफ डिस्क मान लो, एनुलर का मतलब है इसकी एक इनर रेडियस होगी और एक आउटर रेडियस होगी, इसे एनुलर हाफ डिस्क कहेंगे अपने, एक R1 रेडियस होगी और एक इसकी R2 रेडियस होगी, तो ये हमारे पास में एनुलर हाफ डिस्क है। इसका जो होगा हमारे पास में वाई सी ओ एम, एक्स सी ओ एम तो इसका भी 0 होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो ये होगा हमारे पास में 4r2 क्यूब, 4r2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन, और ये होगा हमारे पास में 3 पाई R2 स्क्वायर, 3 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये होगा हमारे पास में, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करें, सॉलिड हेमिस्फेयर,
सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेयर है और वो सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है पूरा, ठीक है, हर जगह मास है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स यू एम तो इसका भी जीरो होगा, इसका जो वाई सी यू एम होगा सॉलिड हेमिस्फेयर का वो होगा 3r/8, आर इसकी रेडियस है 3r/8, ठीक है, आर इसकी रेडियस। सॉलिड हेमिस्फेयर की बाद में बात करें, होलो हेमिस्फेयर की बात करें, जो अंदर से खाली है, होलो हेमिस्फेयर। ये थोड़ा इनके जो डेरिवेशन है ना, थोड़े इन फॉर्मूला वो डिफिकल्ट है थोड़े से ना, लेंथी है कैलकुलेट करना, तो याद रख लेना, ठीक है। होलो का होगा r/2। अब जरूर नहीं कि जो होलो हेमिस्फेयर है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उस स्फेयर के ऊपर ही होगा, कहीं उस स्फेयर के ऊपर नहीं होगा, वो खाली जो एरिया है अंदर का खोखला एरिया उसके अंदर होगा, ठीक है, r/2। सॉलिड कॉन की बात करें, हमारे पास में यदि कॉन है, कोई सॉलिड कॉन है, सॉलिड कॉन, सॉलिड कॉन, सॉलिड कॉन की बात करें, ये कॉन है हमारे पास में, ठीक है, और इसकी हाइट लेस h है, तो ये एक्स यू एम, ये x है, ये y एक्सिस है, तो एक्स यू एम तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका भी होगा, और वाई सी ओ एम होगा इसका 3h/, एक सेकेंड, 3h/4, 3h/4, यदि इसकी हाइट h है हमारे पास में तो 3h/4 होगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है, यदि कोई हमें देखो और भी बहुत सारे ये सेंटर ऑफ मास, यदि हमारे पास में सिंपल सर्कल है, सर्कुलर रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होगा, एक्स यू एम 0 0 ओरिजिन पे ही होगा, एक्स यू एम भी 0, वाई सी यू एम भी 0। कोई रोड है हमारे पास में एल लेंथ की और इक्वली यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स यू एम पे होगा L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है ये सारी चीज़ें। मान लो एक रोड की जगह तुम्हारे पास में दो रोड है, एक रोड ऐसे लगी हुई है और एक रोड ऐसे लगी हुई है, दोनों की लेंथ L है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, ठीक है। इस रोड का जो सेंटर ऑफ, इस रोड का मास m है, इसका भी मास मान लो m है, दोनों रोड का, या m1 m2 भी ले सकते हो तुम, या m भी ले सकते हो, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है L/2 डिस्टेंस पे, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी यहाँ L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इन दोनों को तुम क्या मान सकते हो, इसको तुम, अब इन दोनों को तुम, इन दोनों रोड को दो पॉइंट मान सकते हो, एक पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस पे है और एक पॉइंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, m मास और ये m मास, ठीक है, ये L/2 डिस्टेंस, ये भी L/2 डिस्टेंस, ठीक है। अब इनका जो इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ मास होगा, ये y एक्सिस है, वो तुम निकाल सकते हो XCOM m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इससे निकाल सकते हो। m1 है m, XCOM इसको m मान लिया m1, और XCOM इसका कोऑर्डिनेट है L/2 प्लस m2, m2 का जो हमारे पास में x कंपोनेंट है, ये m1 है, इसका x कंपोनेंट L/2, y कंपोनेंट 0, इसका x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट L/2, ठीक है, ये कंपोनेंट लिख लिया हम, ये 0 अपॉन 2m, m से m कैंसिल हो गया, तो L/4 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। XCOM, YCOM देखो, m1 m1 m, y1 है 0 प्लस m2 m, y2 है L/2 अपॉन m1 प्लस m2 2m, m से m कैंसिल, तो L/4, तो ये L/4 डिस्टेंस यहाँ होगा, ये इन दोनों रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, कोऑर्डिनेट क्या होंगे L/4 एंड L/4, इस टाइप से। अब वो अलग अलग रोड के अलग अलग मास भी हो सकते हैं, इसका मास m1 हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास L/2 ना हो के L/3 हो या L/6 हो, कुछ भी हो सकता है, वो रोड के मास पे, रोड के मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, इस रोड का मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो L/2 होगा या क्या होगा, ठीक है। यदि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर में हो, तो उन दोनों कंबाइंड सिस्टम का निकालना है तो इस टाइप से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तुमसे। और नेक्स्ट अपने बात करें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कोई हमें
एक एरिया गिवन है, एक बॉडी गिवन है जिसमें से कुछ एरिया अपने रिमूव कर दें, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? इफ सम एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम ए रिजिड बॉडी देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सम एरिया is removed from a rigid body, rigid body में से कुछ एरिया रिमूव कर दिया जाए, then center of mass of remaining portion, remaining जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला RCOM का, RCOM M1 R1 माइनस M2 R2 अपॉन M1 माइनस M2। ये आपने इसको ये भी लिख सकते हैं A1 R1 माइनस A2 R2, दोनों सही फॉर्मूले हैं A1 माइनस A2। या तो मास ले सकते हो तुम या दोनों का एरिया ले सकते हो, ठीक है। M1 इज द मास ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी का मास है, और M2 जो पार्ट हमने रिमूव कर दिया है उसका मास, या A1 एरिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी और A2 है जो हमने पार्ट रिमूव कर दिया वो बॉडी। तो जो M1 यहाँ पे है M1 R1 A1, ये जो कोऑर्डिनेट M1 R1 A1, ठीक है, ये किसके हैं? कंप्लीट बॉडी जो पहले थी उसके एलिमेंट है, कंप्लीट बॉडी। ए एरिया है, M1 मास है, R1 उसकी पोजीशन या कोऑर्डिनेट है, उसके एक्सियम वाईसियम भी लिख सकते हो, और M2 R2 और A2 ये है जो रिमूव कर दी गई है बॉडी, रिमूव्ड बॉडी, उसका मास या उसका एरिया या उसकी पोजीशन, ये हमारे पास में है रिमूव्ड मास। या इसको कंपोनेंट में भी लिख सकते हो XCOM। देखो एक एग्जांपल भी करेंगे इसका, M1 X1 माइनस M2 X2 अपॉन M1 माइनस M2, ऐसे ही YCOM आ जाएगा और ऐसे ही ZCOM आ जाएगा। सिमिलरली A1 X1 A2 X2 A1 माइनस A2, ऐसे ही हमारे पास में YCOM, ऐसे ही ZCOM। ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन करते हैं, देखो एक, जैसे हमारे पास में एक डिस्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस A है, लेट्स से ये हमारे पास में डिस्क है। एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स से ये हमारे पास में एक डिस्क है और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? डिस्क का सेंटर में, ये है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसकी रेडियस A है डिस्क, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, डिस्क है, ठीक है, यहाँ सेंटर में वाई एक्सियम वाईसियम 0 है। अब इसमें से हमने इस इतने पार्ट को रिमूव कर दिया और ये रेडियस है A/2, इतने पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। तो इसका अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, इस पार्ट को हमने हटा दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन बचा ये डिस्क का, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? XCOM देख लो, XCOM, ये रहा फॉर्मूला A1 X1, A1 है एरिया ऑफ, व्हाट इज A1? एरिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी क्या थी? πa² डिस्क थी, इनटू उसकी पोजीशन क्या थी? 0 थी सेंटर ऑफ मास की। X1 इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंप्लीट बॉडी, वो ओरिजिन पे था 0, माइनस A2 है रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड पार्ट का एरिया क्या है? πa/2 का होल स्क्वायर इनटू, और उसके सेंटर ऑफ मास की ये पोजीशन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? A/2 दूरी पर, πa² A1 माइनस πa²/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस πa²/4 इंटू A/2 अपॉन 3 πa²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, A² से A² कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में -a/6। तो XCOM बचेगा a/6, -a/6, मतलब इधर चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, -a/6
ऑब्वियसली उधर ही जाएगा क्योंकि उधर मास ज़्यादा, इधर से मास हटा दिया ना, तो ऑब्वियसली एक्सियम उधर ही जाएगा। वाईसीयूएम भी अपने निकाल सकते हैं। व्हाट इज वाईसीयूएम? वाईसीयूएम होगा हमारे पास में A1 Y1, A1 है पाई ए स्क्वायर और Y1 है 0, इनिशियली 0 पोजीशन पे था, माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 इंटू Y2 भी 0 ही है क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस पे ही है इसका सेंटर ऑफ मास। यदि यहाँ कहीं से निकालें तो फिर YCM आएगा। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे ही निकाला है तो इस वजह से ये भी 0 है, तो ये फिर 0 ही आ जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, YCM 0 आ जाएगा, ओनली XCM बचेगा। तो इस टाइप से अपने कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट अपने इसमें डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास के बाद में नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं कोलिजन। ठीक है, फिर अपने इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोलिजन, अब कोलिजन देखो, वैसे तो कोलिजन के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से तुम कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जस्ट सिंपल कॉमन सेंस लगाना होता है कोलिजन के क्वेश्चन में, चाहे वो 2 डायमेंशन कोलिजन हो चाहे वो 1 डायमेंशन कोलिजन हो। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके लिखवा दूंगा तुम्हें, कुछ फॉर्मूले तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। वैसे इसमें कोलिजन में देखो फॉर्मूले याद रखने से ज़्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन को अच्छे से एक बार सॉल्व करके देखो, क्योंकि फॉर्मूले का यूज नहीं, डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं। बाकी तो जैसे अपने अभी जो टॉपिक पढ़े हैं हमने, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम और वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उनमें फॉर्मूले डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। लेकिन कोलिजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है और क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं हम, बट तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज कैसे करते हैं वो तुम्हें आना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कैसे बिहेव करते हैं 2 डायमेंशन कोलिजन में पार्टिकल आफ्टर स्कैटरिंग, आफ्टर कोलिजन किस एंगल पे डेविएट करते हैं, क्या रिलेशन होता है उन एंगल में, वो कुछ फॉर्मूले। हाँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो इंपॉर्टेंट है, कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वो सारी नोट करवाऊंगा। उसके बाद में अपने क्वेश्चन करेंगे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अपने यहाँ पे थ्योरी करेंगे उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन जितना मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा शॉर्ट नोट्स में, उसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन होंगे और वहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, कोलिजन बेसिकली क्या है? कोलिजन बेसिकली स्ट्रॉन्ग 2 पार्टिकल के बीच में या 2 से ज़्यादा पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको अपने कोलिजन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कोलिजन की, क्या डेफिनेशन है? स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब 2 पार्टिकल टकराते हैं तो बहुत कम टाइम में बहुत हाई फोर्स, इंपल्सिव फोर्स कह देते हैं जिसको, बहुत हाई फोर्स लगता है, इसे अपने कह देते हैं कोलिजन, या इसको अपने कह देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम। कोलिजन को अपने कह देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये तुम्हारे एमएसक्यू टाइप में काम आएगा, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन में ये पॉइंट काम आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स जरूरी है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कोलिजन में। ठीक है, मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है, बट नेट मोमेंटम हमारे पास में कंजर्व होता है। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, मोमेंटम का बट टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी, और मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है हमारे पास में। और कोलिजन यदि बात करें कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, तो इनको 2 टाइप से अपने डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे कोलिजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और एनर्जी के बेसिस पे कोलिजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है? पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जैसे 2 पार्टिकल है हमारे पास में, एक ये m1 मास है, एक m2 मास का पार्टिकल है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, ये m1 मास का पार्टिकल आ रहा है इसके पास में और इससे टकराएगा, इस टाइप से टकराएगा, तो इनकी जो
टेंजेंशियल जो टकराने की डायरेक्शन, उसके जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी, ये जो नॉर्मल है इसके अलोंग ये जो डायरेक्शन होगी उसे अपने कहेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है जो इनकी नॉर्मल है, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो होगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी हमारे पास में, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है। और जो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा हमारे पास में, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होगा। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम होगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होगा। जैसे हमारे पास में एक पार्टिकल, जैसे ये एक पार्टिकल हमारे पास में रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, और ये इस टाइप से रखा हुआ है इस एक्सिस पे, और एक पार्टिकल यहां से आ रहा है हमारे पास में, इस लाइन के अलोंग आ रहा है, या अपने कहें इस लाइन के अलोंग आ रहा है, ये पार्टिकल इस लाइन के अलोंग आ रहा है, ये पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। और जब ये आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो कुछ टाइम के बाद में ये टकराएगा। जब ये इस लाइन के अलोंग आ रहा है तो यहां पे आके ये इसे टकराएगा। टकराने के बाद में इनके देखो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ये हमारे पास में इनके दोनों सेंटर से जो पास होगी, ये हमारे पास में लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो मोमेंटम है वो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा मोमेंटम का, या मोमेंटम हम कह सकते हैं कंजर्व रहेगा, ठीक है। इस लाइन के अलोंग नहीं रहेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। जैसे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट ये है, ये हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, और एक मास को यहां से अपने ड्रॉप करें, ये मास इस डायरेक्शन में आ रहा है, और जब कोलाइड करेगा तो ये इस हिसाब से यहां पे आके इस टाइप से कोलाइड करेगा, ठीक है। तो यहां से ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो ये हमारे पास में लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो ये जो होगी ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, फिर ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, कोलिजन में जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी। बस ये समझ लो, इसकी कोई डेफिनेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे अपने। ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट वी हैव टू कोलिजन, एक हेड ऑन कोलिजन और एक होगा ऑब्लिक कोलिजन। तो इसके बेसिस पे हमारे पास में दो कोलिजन है। फर्स्ट कोलिजन है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन में जो वेलोसिटी होगी अलोंग द सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगी। जैसे इसको देख सकते हो, m1 मास का पार्टिकल मूव कर रहा है, m2 मास का पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो आफ्टर कोलिजन भी m1 मास का पार्टिकल m2 मास का पार्टिकल सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही मूव करेंगे। ऐसे नहीं है कि इधर उधर भटक जाएंगे। तो इस टाइप की कोलिजन को अपने कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। दूसरा होगा ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज डिफरेंट, वेलोसिटी इज डिफरेंट, हम कह सकते हैं डिफरेंट। जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी अलोंग डिफरेंट वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी होगी हमारे पास में वो, इसको ऐसे समझो कि जो वेलोसिटी होगी हमारे पास में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, जरूरी नहीं है कि वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, ठीक है। वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन नीड नॉट टू बी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे ये पार्टिकल यहां से टकराएगा, ये टकराने के बाद में ये पार्टिकल इधर चला जाएगा, ये पार्टिकल इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये पार्टिकल मान लो टकराने के बाद में इधर चला जाएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं होगी दोनों वेलोसिटी,
ठीक है, दोनों वेलोसिटी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। इसको अपने या अपने डायरेक्ट इनको कह सकते हैं ओब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशन कोलिजन भी अपने इसको कह सकते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना तुम कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये कोलिजन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक हेड ऑन कोलिजन जिसमें वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगी, और ओब्लिक कोलिजन में अलोंग नहीं होगी। डिफरेंट हमारे पास में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं होगी वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, उससे अपने कहेंगे ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, और ये दो टाइप के कोलिजन है हमारे पास में। बस इसमें तुम्हें ये याद रखना है, बस दो टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। ये कोई तुम्हारा क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होगा इसका बिल्कुल भी कहीं भी। हाँ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का जरूर यूज होगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ कैसे करेंगे, वो जरूर यूज होगा, बट ये बाकी चीजें यूज नहीं होगी। बस ये याद रखना कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे कोलिजन को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास में है, अब हमारे पास में जो कोलिजन है उसको अपने एनर्जी की बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास में इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, वो तो सभी में रहेगी, ठीक है, और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, वो भी सभी में रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। इसे अपने कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लॉस नहीं होगा टोटल एनर्जी का, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा एक, वो इन इलास्टिक कोलिजन का ही पार्ट है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल है दोनों वो स्टिक कर जाएंगे, जो पार्टिकल है वो स्टिक कर जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल है वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो ये होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तीन टाइप के हमारे पास में कोलिजन है। तो सबसे पहले अपने इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मेन अपने इलास्टिक कोलिजन ही है। और सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास में यहाँ पे पैरामीटर है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो याद रखना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ये बताएगा हमें कि जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी सेपरेशन हो रही है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जैसे हेड ऑन कोलिजन की बात करें, मान लो जैसे ये हमारे पास में एक m1 मास का पार्टिकल है जो u1 स्पीड से मूव कर रहा है, एक m2 मास का पार्टिकल है जो u2 स्पीड से मूव कर रहा है, और आफ्टर कोलिजन m1 मास का पार्टिकल v1 स्पीड से मूव कर रहा है, और m2 मास का पार्टिकल है वो v2 स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास में, तो सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये होगा v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट v2 माइनस v1, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। यहाँ u1 माइनस u2 आएगा और यहाँ ऊपर v2 माइनस v1 आएगा, ये याद रखना। ये हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के बेसिस पे अपने बता सकते हैं जो हमारे पास में कोलिजन है वो इलास्टिक होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, किस टाइप का कोलिजन होगा वो अपने बता सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एक तुम्हें अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही वेलोसिटी है। टू डायमेंशन कोलिजन में जब इस फॉर्मूले को अपने यूज करेंगे तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट सबसे पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना, और ये पॉइंट याद रखना लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी क्वेश्चन करते हैं इसका एक, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपने हेड ऑन कोलिजन की।
सबसे पहले अपन ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अब सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, और ये वन डायमेंशनल की अपने बात कर रहे हैं, 1D, वन डायमेंशन। जैसे एक m1 मास का पार्टिकल है जो u1 स्पीड से मूव कर रहा है, m2 मास का पार्टिकल है जो u2 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन m1 मास का पार्टिकल v1 स्पीड से मूव कर रहा है, और m2 मास का पार्टिकल है वो v2 स्पीड से मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। और ये हमें नहीं पता कि कोलिजन इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, हमें नहीं पता, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन होगा तो सबसे अच्छी बात है, नहीं गिवन फिर भी अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है, E इक्वल टू V2 माइनस V1, U1 माइनस U2, एक इक्वेशन तो ये है, तो यहां से V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, E U1 माइनस U2। और जो E की वैल्यू है हमारे पास में वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है हमारे पास में, और 1 के अलावा भी कुछ हो सकती है। E की वैल्यू यदि 1 होगी हमारे पास में तो वो होगा परफेक्टली, या हम गए इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, या इलास्टिक लिख सकते हो, इलास्टिक कोलिजन। यदि E की वैल्यू हमारे पास में 1 है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और E की वैल्यू 1 है, इसका मतलब V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2 आ जाएगा हमारे पास में। और E की वैल्यू यदि 0 है हमारे पास में तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इफ E इज 0, perfectly inelastic, inelastic कोलिजन। और E लेस देन 1 होगा हमारे पास में इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 E0 परफेक्टली इनइलास्टिक, देख सकते हो इलास्टिक कोलिजन के लिए V2 माइनस V1 U1 माइनस U2 के इक्वल आ जाएगा, और इसके लिए V2 इक्वल टू V1 आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल चिपक जाते हैं तो वो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसके लिए V2 माइनस V1 लेस देन U1 माइनस U2 होगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन वो 1 है। तो इस टाइप से अपने देख सकते हैं। बाकी देखो यदि इलास्टिक कोलिजन तुम्हें गिवन है तो ये फॉर्मूले देखो वहां से भी आ सकते हैं, जैसे अपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, हेड ऑन कोलिजन है हमारे पास में, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हाफ m1 u1 स्क्वायर, यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लो, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अपने सोल्व करके ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। वैसे तुम्हें बस एक ही काम आना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना आना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके तुम्हारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा, हाफ m1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इधर ले जाओ हाफ m1 v1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और हाफ m1 u1 माइनस m, ये निकाल लो इनको, देखो करूँ क्या इसको सॉल्व, देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। तो m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, ये एक इक्वेशन आ गई। और वो है m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2,
ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो m1 u1 माइनस v1 को क्या लिख देंगे, m2 v2 माइनस u2। तो u1 प्लस ये थर्ड इक्वेशन मान लो, ये फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास में, थर्ड और फोर्थ का यूज कर लो, इसको क्या लिख देंगे, m2 v2 माइनस u2। तो m2 v2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, ये इक्वेशन आ गई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 1 है। यदि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो फिर हमारे पास में ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाले कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, वहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कुछ कम होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। ये इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन का यूज करके v1 v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो ये इक्वेशन v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 और एक मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2, फर्स्ट और सेकंड का यूज करके v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसका भी यूज कर सकते हो, ई की टर्म्स में भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है, इलास्टिक के लिए भी निकाल सकते हो v1 v2, ठीक है, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो v1 v2 का जो फॉर्मूला आएगा इन जनरल देखो क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2e u1 माइनस u2, e की वैल्यू 1 रख देना बस, और कुछ नहीं करना तुम, m1 प्लस m2, ये v1 आएगा, और v2 क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जनरल फॉर्मूला है, देखो ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, ये दोनों, E की वैल्यू 1 रख दोगे तो इलास्टिक के लिए आ जाएगा, E की वैल्यू 0 रख दोगे तो परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए आ जाएगा, E की वैल्यू लेस देन 1 रख दोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी जिसमें काइनेटिक एनर्जी लेस है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, तो तीनों एक साथ ही हो गए, हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तीनों एक साथ निकल के आ गए हमारे पास, बस E की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 e u1 माइनस, ये कैसे आए ये दोनों फॉर्मूले, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज किया, तो ये याद रख सकते हो तुम। बाकी इन जनरल तो ये तीन इक्वेशन याद रखो, ये तो तुम्हें पता है, मोमेंटम कंजर्वेशन या काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ये इन जनरल है हमारे पास में एक इक्वेशन जो सभी कोलिजन के लिए यूजफुल है, हेड ऑन कोलिजन के लिए, सभी हेड ऑन कोलिजन के लिए यूजफुल है ये इक्वेशन। तो इन तीनों से तुम कहानी कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो सॉल्व इस इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तुम सॉल्व कर सकते हो। बाकी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करके भी तुम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यदि वो इन इलास्टिक है, इलास्टिक है फिर तो तीनों यूज कर सकते हो, इन इलास्टिक है फिर ये दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है, तो इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बस ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला ये तीन याद रख, ये इक्वेशन ये याद रख लेना, तो ये नहीं याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा तुमसे, ठीक है, ये याद ना हो कोई इशू वाली बात नहीं, ये भी याद ना हो कोई इशू वाली बात, सिर्फ ये तीनों पॉइंट और ये तुम्हें पता होना चाहिए कोलिजन में, तो तुमसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अपने बात करते हैं कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेड ऑन कोलिजन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और ये कोलिजन अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये काफी। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं कोलिजन हेड ऑन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, हेड ऑन कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखो अभी तक अपने जो डिस्कस कर रहे थे वो लैब फ्रेम में अपने डिस्कस कर रहे थे, लैब फ्रेम मतलब
अपना खुद का फ्रेम था वो, है ना, लैब फ्रेम, जिसको अपने लैब फ्रेम कह देते हैं। लैब फ्रेम मतलब जिसमें अपने रेस्ट पोजीशन में और दोनों मास मूव कर रहे थे। m1 मास u1 स्पीड से मूव कर रहा था और m2 मास है वो u2 स्पीड से मूव कर रहा था लैब फ्रेम में। ये कोई एस फ्रेम है, ये हमारा लैब फ्रेम है, दैट इज आवर लैब फ्रेम इस फ्रेम में, ठीक है। और m1 आफ्टर कोलिजन v1 स्पीड से मूव कर रहा था और m2 v2 स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है। अब अपने बात करना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। m1 और m2 के बीच में कुछ डिस्टेंस है इनिशियली, तो इनका कोई सेंटर ऑफ मास होगा। ये यहां से एक फ्रेम अटैच कर दें अपने, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे एक फ्रेम अटैच कर दिया हमने और यहां अपने बैठ गए सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे, ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जो पोजीशन होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ये मान लो एस फ्रेम है, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जो पोजीशन होगी दैट इज आरसीएम। आरसीएम क्या होगी, m1 r1 प्लस m2, r1 इसकी पोजीशन है, r2 इसकी पोजीशन है, मान लो, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही इसकी जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वो होगी इनिशियल वेलोसिटी m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो आदमी बैठा हुआ है इसको क्या दिखाई देगा, इसको ये दिखाई देगा कि जो m1 है वो मेरी तरफ आ रहा है और m2 भी मेरी तरफ आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, उसको अपने कंसीडर कर लेंगे u1 प्राइम। u1 प्राइम होगा u1 माइनस vcm, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे यूज किया है। u2 प्राइम होगा u2 माइनस vcm, दैट इज वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, u1 प्राइम एंड u2 प्राइम, u1 माइनस vcm, u2 माइनस vcm बिफोर कोलिजन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। मतलब इस फ्रेम के अंदर, ये जो फ्रेम है इस फ्रेम के अंदर सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा कि जो m1 पार्टिकल है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है u1 प्राइम से, m2 पार्टिकल है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। vcm की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो u1 प्राइम u1 माइनस m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही u2 प्राइम की वैल्यू भी निकल जाएगी, u2 माइनस m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ऐसे ही अपने आफ्टर कोलिजन की बात करें, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, v1 प्राइम v1 माइनस vcm और v2 प्राइम v2 माइनस vcm, ये फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। यहां से अपने वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर है, v1 प्राइम और v2 प्राइम। अब यहाँ पे हमें यूज करना है मोमेंटम। अब यहाँ पे कंजर्वेशन, ये इलास्टिक कोलिजन अपने कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से इट इज ए इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मोमेंटम, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा मोमेंटम जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम की बात करें, सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम है वो जीरो होगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। मोमेंटम जीरो होगा तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों जीरो होंगे। इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल टू जीरो, या m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम इक्वल टू जीरो। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ठीक है, जीरो होगा। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है। तो u2 प्राइम आ जाएगा माइनस m2 अपॉन m1 u1 प्राइम, सॉरी u2 प्राइम आ जाएगा माइनस m1 बाई m2 u1 प्राइम। ऐसे ही v2 प्राइम आ जाएगा हमारे पास में माइनस m1 बाई m2 v1 प्राइम, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास में। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक कोलिजन है, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है हमें, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर प्राइम, प्राइम लगाओ क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जो u1 प्राइम आएगा वो आएगा माइनस v1 प्राइम, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा u1 प्राइम का वो v1 प्राइम के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और जो u2 प्राइम आएगा वो आएगा माइनस v2 प्राइम, और u2 प्राइम का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा v2 प्राइम के मैग्नीट्यूड के इक्वल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हमारे पास में पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, m1 पार्टिकल इधर आ रहा है किस स्पीड से, u1 प्राइम से, और m2 पार्टिकल इधर आ रहा है किस स्पीड से, u2 प्राइम से। क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये दिखेगा हमें कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे, तो उसे क्या दिखाई देगा, उसे ये दिखाई देगा कि दोनों पार्टिकल मेरी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, बाहर से कोई आदमी देखेगा, बाहर से कोई पर्सन इसको देखेगा, उसको तो ये दिखाई देगा कि दोनों मास राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो बाहर आदमी बैठा हुआ उसको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों मास राइट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, बट जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो पर्सन बैठा हुआ है उसको दिखाई देगा दोनों मेरी तरफ अप्रोच कर रहे हैं विद u1 प्राइम एंड u2 प्राइम। और आप ये तो है बिफोर कोलिजन वाला केस, और आफ्टर कोलिजन इसे क्या दिखाई देगा, आफ्टर कोलिजन इसे ये दिखाई देगा कि दोनों कोलिजन के बाद में दूर जा रहे हैं। ये v1 प्राइम से दूर जा रहा है और ये v2 प्राइम से दूर जा रहा है। ठीक है, तो u1 प्राइम इक्वल टू v1 प्राइम माइनस साइन, u2 प्राइम इक्वल टू माइनस v2 प्राइम विद अपोजिट साइन, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, सेम वेलोसिटी रहेगी बट साइन अपोजिट होंगे इलास्टिक कोलिजन के केस में, क्योंकि ये जो केस है वो इलास्टिक कोलिजन का है। दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास फ्रेम वन डायमेंशन हेड ऑन कोलिजन। ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, VCM का फॉर्मूला है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये भी याद रखना रिजल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने टू डायमेंशनल, अब इसमें ये भी हो सकता है केस कि ये सेकंड पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे हो, वो भी ये कंसीडर कर सकता है कि सेकंड पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पर है, तो यहाँ पे u2 0 आ जाएगा, यहाँ u2 0 आ जाएगा, तो u2 प्राइम माइनस VCM हो जाएगा। ठीक है, यहाँ u2 0 आ जाएगा, यहाँ u2 0 आ जाएगा, क्योंकि यदि सेकंड पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है तो u2 को 0 कर दो बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं टू डायमेंशन कोलिजन। टू डायमेंशन में भी देखो क्वेश्चन बस कुछ अलग नहीं होता, क्वेश्चन बस तुम्हें क्या करना, थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये m1 मास का पार्टिकल है, u1 स्पीड से मूव कर रहा है, ये m2 मास का पार्टिकल है जो रेस्ट पोजीशन पे है। आफ्टर कोलिजन मान लो ये x एक्सिस है, आफ्टर कोलिजन m1 मास इधर चला गया विद v1 स्पीड, ठीक है, v1 स्पीड है, और m2 मास इधर चला गया, ठीक है, विद v2 स्पीड। ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है। लेट्स से इलास्टिक कोलिजन अपने लेके चल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। पहले अपने लैब फ्रेम में ही बात कर रहे हैं, लैब फ्रेम, लैब फ्रेम, तो लैब फ्रेम में मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। अब टू डायमेंशन है तो मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में कंजर्व करना है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। लेट्स से इट इज एक्स डायरेक्शन एंड इट इज वाई डायरेक्शन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम कंजर्वेशन पहले एक्स डायरेक्शन में करेंगे। एक्स डायरेक्शन में यदि मोमेंटम को कंजर्व करेंगे अपने, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम m1 u1 और फाइनल मोमेंटम m2 तो 0 है क्योंकि 0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेस्ट पोजीशन में है, और m1 v1 cos थीटा
कोस थीटा प्लस m2v2 कोस फाई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। वाई डायरेक्शन में बात करें, वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई है, तो m1v1 साइन थीटा माइनस ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो m2v2 कोस साइन फाई, ये एक इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाएंगे हमारे पास में। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, यही दो फॉर्मूले हैं बस लगाने वाले। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0, सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पोजिशन पे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे अपने। ये थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके जो भी क्वांटिटी पूछी गई सॉल्व करना है। और इलास्टिक कोलिजन है तो मतलब थीटा प्लस फाई का जो सम है वो 90 डिग्री होगा हमेशा, दोनों पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है। फॉर इलास्टिक कोलिजन बोथ पार्टिकल विल मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों, बस ये याद रखना है लैब फ्रेम में तुम्हें। और इन इक्वेशन को सॉल्व करके अपने फाइनल रिजल्ट है वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, यदि सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये क्या होगा, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये m1 मास का पार्टिकल है, ये u1 स्पीड से मूव कर रहा है, ये m2 मास का पार्टिकल है जो रेस्ट पोजीशन पे है, ये हमने कंसीडर किया है कि रेस्ट पोजीशन पे u2 0 है। आफ्टर कोलिजन, ये लैब फ्रेम ही बना रहे हैं अभी अपने, आफ्टर कोलिजन m1 इधर चला गया, ठीक है, थीटा एंगल पे, और m2 इधर चला गया पाई एंगल पे, ठीक है, ये v1 स्पीड से गया, ये v2 स्पीड से गया। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है कहीं इनिशियली, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही होगा सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ हमने एक फ्रेम अटैच कर दिया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कोलिजन से सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, VCM, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है, और m1 u1 u2 तो 0 है, m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास में VCM सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में हमें m1 मास की वेलोसिटी क्या होगी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, u1 प्राइम u1 माइनस VCM, तो ये क्या होगा u1 माइनस VCM कितना m1 u1 m1 प्लस m2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में m1 u1 m2 u1 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 से m1 u1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा m2 u1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये u1 प्राइम आ गया हमारे पास में, क्लियर है। और अपने u2 प्राइम की बात करें, u2 प्राइम u2 माइनस VCM, u2 0 है, VCM m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बिफोर कोलिजन तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर कोलिजन क्या दिखाई देगा हमें, बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें क्या दिखाई देगा, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमें ये दिखाई देगा कि ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम m1 इधर आ रहा है और m2 इधर आ रहा है, ये u1 प्राइम स्पीड से आ रहा है, ये u2 प्राइम स्पीड से आ रहा है। लेफ्ट फ्रेम में तो ये रेस्ट पोजीशन में, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इट इज मूविंग विद माइनस VCM स्पीड, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम मूव कर रहा है
तो इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर बैठा हुआ पर्सन क्या देखेगा कि m2 मूव कर रहा है और m1 मूव कर रहा है। किस स्पीड से? इस स्पीड से। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन कहानी यहां बिल्कुल अलग होगी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम v1 माइनस vcm v2 प्राइम v2 माइनस vcm, बट यहाँ अलग अलग कंपोनेंट हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? हमारे पास में v1 के भी दो कंपोनेंट है, v2 के भी दो कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में v1 प्राइम और v2 प्राइम के भी अलग अलग कंपोनेंट होंगे। तो ये इक्वेशन कंपोनेंट फॉर्म में होगी हमारे पास में, ठीक है। तो वो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसको बस ये इक्वेशन याद रखना, और कंपोनेंट फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। v1 के दो कंपोनेंट है, तो v1 प्राइम के भी हमारे पास में कंपोनेंट होंगे। अब ये v1 प्राइम और v2 प्राइम कैसे दिखाई देगी? जब ये आप कोलिजन करने के बाद में आफ्टर कोलिजन इसका जो ग्राफ होगा, आफ्टर कोलिजन जो इसकी ट्रेजेक्टरी होगी दोनों पार्टिकल की, वो कुछ इस टाइप से होगी। ये एक्सिस थी, इसके अलोंग दोनों मूव कर रहे थे, m1 और m2, और यहां आगे मान लो दोनों ने कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद में एक इधर चला गया और एक दूसरा इधर चला जाएगा, m1 इधर चला जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। लेकिन लेफ्ट फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रहा है? लेफ्ट फ्रेम में हमें ये दिखाई दे रहा है एक इधर चला गया एक इधर, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें क्या दिखाई देगा? ये दोनों ऐसे आए और एक ऐसे चला गया एक ऐसे चला गया, एक ही लाइन के अलोंग, और ये एंगल थीटा होगा हमारे पास। और ये जो एंगल है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एंगल होगा, जो m1 मास और m2 मास एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा। और इस एंगल के साथ में हमारे पास में रिलेशन है। इस एंगल को अपने थीटा सी ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एंगल, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है हमारे पास में, या इसको θ1 θ2 भी ले सकते हैं, इसको θ1 ले सकते हैं, इसको θ2 ले सकते हैं। तो इस एंगल का इन दोनों एंगल के साथ में एक रिलेशन है। तो ऐसी ट्रेजेक्टरी बनेगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो आदमी खुद मूव कर रहा है उसको ऐसा दिखाई दिया, दो पार्टिकल आए और ऐसे निकल गए, एक इधर निकल गया एक इधर निकल गया, इस टाइप से दोनों पार्टिकल आए, एक इधर निकल गया एक इधर। कौन किसको दिखाई देगा? जो इस फ्रेम में है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जो रेस्ट फ्रेम में है, जो यहां बैठा, उसको तो यही दिखाई देगा जो चल रहा था, ठीक है। तो इसमें ये थीटा और इन दोनों थीटा में एक रिलेशन है, वो रिलेशन मैं लिख देता हूं। बाकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी वेलोसिटी सेम रहेगी, u1 प्राइम इक्वल टू v1 प्राइम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, u2 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम। हाँ, डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। कितने एंगल पे चला जाएगा? थीटा सी एंगल पे चला जाएगा। ये जो थीटा में रिलेशन है, ये हमारे पास में क्या है? जो tan θ1 होगा, tan θ1 वो होगा हमारे पास में sin थीटा सी अपॉन cos थीटा सी प्लस m1 बाय m2, ये होगा हमारे पास। और θ2 होगा पाई माइनस थीटा सी बाय 2, ये θ2 होगा पाई माइनस थीटा सी बाय 2, ठीक है। और ये जो थीटा एंगल है वो थीटा सी एंगल ये वाला एंगल है। तो ये रिलेशन होगा हमारे पास। ये दोनों रिलेशन तुम्हें याद रखने हैं, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, पूरा प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत कम पूछा जाता है, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, tan θ1 इक्वल टू sin थीटा सी cos थीटा सी प्लस m1 बाय m2, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये कंप्लीट थ्योरी है कोलिजन की। क्वेश्चन करते हैं अपने। तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी मैंने करवा दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें मैंने लिखवा दिए सारे फॉर्मूले, ठीक है। जो जो तुम्हारे काम का है वो मैंने लिखवा दिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये कह देता हूँ मैं, इन फॉर्मूले से बाहर तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कोलिजन से रिलेटेड और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रिलेटेड इनसे ही तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट वो है कि तुम्हें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं बहुत सारे नहीं करवा सकता, क्वेश्चन तो मैं IIT JAM के करवाऊंगा सिर्फ, बाकी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लेना जितने भी करने चाहो, एक्स्ट्रा जितने भी कर सकते हो तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं अपने कोलिजन से रिलेटेड। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन IIT JAM का।
ठीक है, बाकी क्वेश्चन तुम खुद ट्राई कर लेना, कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल P1 ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v। एक पार्टिकल P1 है जिसका मास m है और v स्पीड से मूव कर रहा है, कोलाइड विद ए स्टेशनरी आइडेंटिकल पार्टिकल, और एक आइडेंटिकल पार्टिकल P2 है, ये P1 पार्टिकल है और ये P2 पार्टिकल है, और ये इससे कोलाइड कर रहा है जो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। द पार्टिकल बाउंस ऑफ ईच अदर इलास्टिकली विद P1 गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल 30 डिग्री। जो आफ्टर कोलिजन जो P1 है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है 30 डिग्री पे, जो P1 पार्टिकल है, और ये दूसरा पार्टिकल हमारे पास में फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये मान लो थीटा एंगल पे चला जाता है P2 पार्टिकल, ये हमने कंसीडर कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, MSQ टाइप का क्वेश्चन है, इज एंड आर ट्रू आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हमें बताना है। सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं गिवन ऐसा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही करो, कैसे कोई भी फ्रेम में कर सकते हो, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो सबसे पहला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ P1 एंड P2 डिक्रीजेस। ये कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ P1 एंड P2, जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, दैट इज ये, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है VCM, और VCM कितना है mv प्लस 0, क्योंकि वो स्टेशनरी है, और m प्लस m, m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में v/2। और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, I डायरेक्शन में मूव कर रहा है। x डायरेक्शन ले सकते हो, मान लो इसको अपने I डायरेक्शन ले लो, I और ये j, ठीक है, तो x डायरेक्शन में पार्टिकल है, v/2 स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जो काइनेटिक एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी की हाफ m VCM स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास में। तो ये कह रहा है वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी ये है इनिशियल बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन भी सेंटर ऑफ मास तो इसी स्पीड से मूव करता रहेगा। वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे उसको फाइंड आउट करने के लिए तुम क्या करोगे, एक तो v1 प्राइम निकाल लो, v2 प्राइम निकाल लो। v1 प्राइम क्या है, v1 माइनस VCM, और v2 प्राइम v2 माइनस VCM। और v1 और v2 कैसे निकालेंगे, वो मोमेंटम कंजर्वेशन उनसे निकालेंगे, बट वो निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इलास्टिक कोलिजन है तो सेंटर ऑफ मास है वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की डिक्रीज नहीं होगी। तो ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। ये थियोरेटिकल डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बाकी प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पीड ऑफ P1 इज √3/2v। जो कह रहा है कि P1 की जो स्पीड है आफ्टर कोलिजन ये 30 है, और इलास्टिक कोलिजन है तो ये 60 हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि मैंने कहा था ये राइट एंगल पे होंगे दोनों, तो ये भी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टू पार्टिकल इज 90 डिग्री, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है इलास्टिक कोलिजन में राइट एंगल पे होंगे। स्पीड ऑफ P1, स्पीड निकालनी है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के देख लो। मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल मोमेंट x डायरेक्शन में लगा लो mv, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा m v1, इसकी स्पीड v1 मान लो, इसकी स्पीड v2 मान लो लेफ्ट फ्रेम में। ठीक है, m v1 cos 30 प्लस ये है m v2 और ये हो जाएगा हमारे पास में cos 60। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास में। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गए, तो v1 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है हमारे पास में √3/2 प्लस v2, और cos 60 होता है 1/2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में। ऐसे ही y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लो। y डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम 0, y डायरेक्शन में देयर इज नो इनिशियल मोमेंटम, और ये m
V1 साइन 30 माइनस MV2 कोस साइन MV2 साइन 60। तो ये एक इक्वेशन है, तो M से M कैंसिल हो गया। V1 साइन 30 इज इक्वल टू V2 साइन 60। साइन 30 इज 1/2, V1/2, V2 √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो V2 कितना आ गया, V1/√3। V2 ये आ गया, और V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो V1 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, V1 निकालना है। तो V1 कितना आ जाएगा, V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो V1 आ जाएगा, V डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, V1 √3/2 प्लस V2 की जगह आ जाएगा V1/√3 इंटू 1/2। V2 की वैल्यू, एक सेकंड रुको मैं चेक कर लेता हूँ, कोई गलती तो नहीं कर दी है मैंने। V2 आएगा V1/√3, ठीक है, सही है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो V1 एल्स V और 1/2 2V चला, 2 उधर चला गया, V1√3 प्लस 1/√3, तो V1 3 प्लस 1/√3 2V। तो V1 कितना आ गया, ये 4, तो नीचे चला आ जाएगा V/2 √3 V/2, ये आंसर आ जाएगा V1। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, बी और सी दोनों करेक्ट है भाई। अब देखते हैं डी ऑप्शन, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। डी ऑप्शन देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ P2 इज 25% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही टोटल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और P2 की काइनेटिक एनर्जी, P2 की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ P2 इज दिस, तो V2 क्या आ जाएगा, V2 V1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/√3, V1 की जगह पुट कर देंगे √3 V/2, √3 से √3 कैंसिल, तो V/2 V2। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो V²/4, तो 1/4 टाइम हो जाएगी। जो P2 की काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब 25% ही होगी, क्योंकि ये हाफ mv², ये 1/4 हाफ mv² है, तो 25% हो जाएगी। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन। तो बी, सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट होंगे, बी, सी एंड डी, ए करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास में क्या है, ए पार्टिकल ए ऑफ मास m इज मूविंग विद ए वेलोसिटी vi। एक m मास का पार्टिकल है, ए पार्टिकल, और vi स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एंड कोलाइड इलास्टिकली विद ए पार्टिकल b ऑफ मास 2m से कोलाइड कर रहा है। अब ये इलास्टिक कोलिजन है 2m से, और b इज इनिशियली एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन a मूव्स विद वेलोसिटी va j कैप, ये va j कैप से मूव कर रहा है, और इफ vb इज द फाइनल स्पीड, ये इनिशियल डायरेक्शन है, और ये हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, हमने मान लिया ये थीटा एंगल पे जा रहा है। अब यहाँ राइट एंगल नहीं होंगे दोनों ना, v और vb राइट एंगल पे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंस है। यदि मास सेम होता है तब दोनों राइट एंगल पे होते हैं हमारे पास में। इलास्टिक कोलिजन भी होना चाहिए और दोनों का मास भी सेम होना चाहिए, ठीक है, m और ये भी m होना चाहिए, तब दोनों राइट एंगल पे होंगे हमारे पास में, अदरवाइज ये राइट एंगल पे नहीं होंगे। तो ये हमारे पास में थीटा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, इनिशियल मोमेंटम mv, और फाइनल x डायरेक्शन में 2m vb कोस थीटा, ठीक है, और ये तो y डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो हो गया हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो, y डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम m va माइनस 2m vb साइन थीटा, ये सेकंड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, m va इक्वल टू 2m vb साइन थीटा, थर्ड इक्वेशन।
फर्स्ट और थर्ड का होल स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर और 2m का होल स्क्वायर वी बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर 2vb का होल स्क्वायर या 4bb स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास में। बाकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ 2m वी बी स्क्वायर, हाफ से हाफ एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर वी ए स्क्वायर, हाफ चला गया सभी साइड से, एम भी चला गया, तो 2vb स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन रहेगी ये फर्स्ट मान लो, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो। तो वी स्क्वायर की जगह अपने यहां पे क्या पुट कर दें, वी स्क्वायर की जगह अपने पुट कर दें ये वी ए स्क्वायर प्लस 2vb स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर और वी बी स्क्वायर, ठीक है, वी ए स्क्वायर और वी ए स्क्वायर 2v ए स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा 2vb स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी ए इक्वल टू वी बी, तो ये 1 आ जाएगा हमारा। इस टाइप से होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल m मास का मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, एक m मास का पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किस स्पीड से, v नॉट, मतलब 2 डायमेंशन मूव कर रहा है i प्लस जे, इस डायरेक्शन में किसी में मूव कर रहा है ये, ठीक है। कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m which is at rest initially. Here v naught is constant. Which of the following statement is correct? The direction along which the center of mass moves before collision is, center of mass frame की जो velocity होगी वो क्या होगी, m1 u1 plus m2 u2 m1 plus m2, ये होगी, ठीक है, यही होगी इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी। तो m1 m v नॉट आई प्लस जे प्लस m2 की जगह आ जाएगा हमारे पास में m2 u2 है 0 और m1 प्लस m2 3m, m से m कैंसिल, तो ये आएगा v नॉट बाय 3 आई प्लस जे। तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी होगी, और ये कुछ अलग बता रहा है, तो ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बताना है कौन कौन से है, तो ये हमारे पास में रॉन्ग ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m बिफोर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज √2 v नॉट। बिफोर कोलिजन मतलब u1 प्राइम निकालना है, u1 माइनस VCM, तो u1 कितना है हमारे पास में, ये रहा u1 v नॉट आई प्लस जे माइनस VCM कितना है, ये रहा VCM v नॉट बाय 3 आई प्लस जे कैप बाय 3, तो v नॉट आई माइनस आई बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3 2 बाय 3, तो 2 बाय 3 आई कैप प्लस 2 बाय 3 जे कैप, तो 2 v नॉट बाय 3 आई कैप प्लस जे कैप। और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, ये डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 2 v नॉट बाय 3 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2√2 v नॉट बाय, ये आएगा ना हमारे पास में, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास में। क्योंकि ये बता रहा है √2 v नॉट और हमारे पास में आ रहा है 2/3 इंटू √2 v नॉट, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन देखो, आफ्टर कोलिजन द स्पीड ऑफ पार्टिकल विद मास 2m इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज, स्पीड ऑफ 2m पार्टिकल मतलब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मतलब v2 प्राइम निकालना है हमें, v2 माइनस VCM, v2 कितना है 0
V2 जीरो तो नहीं है ना, V2 हमें नहीं पता, V2 जीरो नहीं है, V2 हमें नहीं पता, V2 अपने कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व, VCM हमें पता है, V2 नहीं पता। V2 कैसे निकालें? मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने निकाल सकते हैं ना। ये अपने अपने को डायरेक्शन चाहिए ना, ये अपने डायरेक्ट उससे भी तो निकाल सकते हैं, U2 प्राइम से, क्योंकि मोमेंटम सेम होता है, सॉरी मोमेंटम जीरो होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो हमें निकालना है V2, V2 प्राइम, V2 निकालना है ना हमें। U1 प्राइम वो हेड ऑन कोलिजन में था, और उस कोलिजन में भी, एक सेकंड देखो, एक फॉर्मूला था हमारे पास में, एक फॉर्मूला था हमारे पास में, देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पे, देखो ये रहा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये रहा U1 प्राइम, V1 प्राइम, U2 प्राइम, U2 प्राइम निकाल लो तो V2 प्राइम का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। U2 प्राइम निकाल लिया, यदि U2 प्राइम होगा U2 प्राइम होगा U2 माइनस VCM, U2 तो जीरो है, माइनस VCM I प्लस J बाय 2, VCM ये है ना, नहीं V0, VCM है हमारे पास में V0 बाय 3 I प्लस J, ये U2 प्राइम हो गया हमारे पास में, ठीक है। मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना हमें, तो ये V2 प्राइम होगा हमारे पास में, वहां से ये निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये निकालने की जरूरत नहीं है, U2 प्राइम ही, U2 प्राइम का जो मैग्नीट्यूड होगा वही V2 प्राइम का मैग्नीट्यूड होगा, ये हमने रिलेशन देखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, V0 बाय 3 और √2, तो √2 V0 बाय 3, तो √2 V0 बाय 3, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन, इट इज करेक्ट ऑप्शन। द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ 2m बिफोर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बिफोर कोलिजन वो तो वही है सेम, ये रहा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है, बिफोर कोलिजन, तो यही सेम आना चाहिए, ये भी ऑप्शन कर, तो ओनली सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ओनली सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 masses m, 2m एंड 3m आर मूविंग इन xy प्लेन, m मूव कर रहा है, 2m और 3m मूव कर रहा है विद स्पीड 3u, 2u एंड u रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, 3 masses कोलाइड एट सेम टाइम एट p, यहाँ तीनों कोलाइड कर रहे हैं, एंड स्टिक टुगेदर, द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टिंग मास वुड बी, रिजल्टिंग मास की जो वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो यहाँ पे, ठीक है, या रिजल्टिंग मास जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो, वही रिजल्टिंग मास की वेलोसिटी होगी, क्यों होगी, क्योंकि स्टिक करने के बाद में जब तीनों, पहले तो सेंटर ऑफ मास मान लो किसी अलग जगह और वो मूव कर रहा है, जब तीनों आपस में स्टिक कर जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास भी उनके ऊपर ही स्टिक कर जाएगा, मान लो ये दोनों पार्टिकल m1 और m2 मान लो मूव करते हुए आ रहे थे और आपस में दोनों स्टिक कर गए, पहले सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में था इनके, ठीक है, और वो मूव कर रहे, जैसे जैसे दोनों मास मूव कर रहे थे सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा था, आफ्टर कोलिजन जैसे ही दोनों स्टिक कर गए तो सेंटर ऑफ मास भी इनके ऊपर स्टिक कर गया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास, और जिस वेलोसिटी से पहले सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव करता रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो इनिशियल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास का हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा आफ्टर कोलिजन भी उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, क्योंकि कोलिजन की वजह से मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मोमेंटम स्टिल कंजर्व, कोलिजन की वजह से ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास
स्टिल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। एक्स डायरेक्शन में XCOM या VX निकाल लो, VXCOM, तो ये आएगा M1 VX1 या UX1 लिख लो, या M2 VX2, U लिख लो ना, इनिशियल है ना, तो U लिख लो, ज़्यादा इजी रहेगा। M1 UX1 प्लस M2 UX2 प्लस M3 UX3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे ही वाई में निकाल लेंगे अपने। एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास में, एक्स डायरेक्शन में M1 हमारे पास में M है और इसकी स्पीड है एक्स डायरेक्शन में 3u प्लस M2 हमारे पास में, इसको मान लो M2, ये रहा 2m, और इसकी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, ठीक है। ये एंगल 60 है, ये 2m मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड है 2u, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो 2u cos 60 और एक 2u sin 60, और जो 2u cos 60 होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा -2u cos 60, ठीक है, प्लस M3 ये है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये एंगल हमारे पास में 60 है, तो ये एंगल भी हमारे पास में 60 होगा, ये 60 है तो ये हमारे पास में u, और ये है u cos 60 और ये है u sin 60, ठीक है, u cos 60 क्योंकि 60 एंगल है। तो मास कितना है 3m माइनस u cos 60 क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, cos 60, ठीक है, अपॉन m 2m और 3 3 5 6m, m से m कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3u प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4u माइनस 4u, और cos 60 की जगह 1/2 माइनस u 3u इंटू 1/2 अपॉन 6, तो 3 माइनस 2 माइनस 3/2 u डिवाइड बाय 6, 3 में से 2 गया, एक में से 3/2 गया, 1 माइनस 3/2, 6 u है साथ में, -1/12 आएगा क्या, -1/12 u, ये x कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, माइनस का आएगा, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, क्योंकि -1/12 आ गया। अब YCM निकाल लो, YCOM, अब ये y डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका तो 0 ही हो गया, जो ये पार्टिकल m मास का पार्टिकल था, जो ये 2m मास का पार्टिकल था, इसकी y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वो नीचे y में था, ठीक है, -2u sin 60, और ये जो 3m मास का पार्टिकल था, इसका जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट था वो पॉजिटिव में था, u sin 60, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में। कॉल आ रही है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, अपॉन 6m, तो ये कितना आ गया हमारे पास, -4mu sin 60 √3/2 और प्लस 3mu √3/2 अपॉन 6m, m से m कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, -2 -2u 2√3, u छोड़ दो एक बार, -2√3 प्लस 3√3/2 अपॉन 6, u को बाहर ले लो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 को एलसीएम ले लो, 2 को एलसीएम लोगे तो -4√3 प्लस 3√3
-4√3 + 3√3, तो -√3 -√3/12 -√3/12, तो -√3/12 आएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में है, ये कोलिजन का नहीं है, कोलिजन का वैसे कंजर्वेशन का है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है। यदि तुमने देखते हैं कितनी फिजिक्स तुमने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है मैं बाकी पिन कर दूंगा वीडियो में उसके सॉल्यूशन में। बाकी एक बार तुम सभी बताना कि क्या सॉल्यूशन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, क्या सॉल्यूशन होगा और क्यों होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक अपने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे, फिर एक टॉपिक रह जाएगा हमारे पास में फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे या थर्मोडायनेमिक्स, और फटाफट करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।